Hey dear student, once again welcome to everyone on our channel सुधाकर सर क्लासेस. This is विपिन here. ओके, अपने एक नए वीडियो के साथ मैं फिर आप लोग के सामने हूँ. ठीक, मैंने क्लास 10 सिविक्स का जो चैप्टर फर्स्ट था पावर शेयरिंग, उसके सारे पार्ट्स कवर कर दिए हैं और उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है. तो जाइए आप लोग पावर शेयरिंग को देखिए, उस वीडियो को एंजॉय करिए. सारे डाउट, सारे कॉन्सेप्ट, सब कुछ उस पर्टिकुलर चैप्टर के मैंने क्लियर कर दिए. ठीक है, और ये पर्टिकुलर चैप्टर क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 2 फेडरलिज्म है. ठीक, पावर शेयरिंग से ही रिलेटेड है क्योंकि फेडरलिज्म पावर शेयरिंग का एक फॉर्म है. तो हम लोग अभी इस पर्टिकुलर चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और जितने भी एनसीईआरटी में इसमें चीज़ें दी गई हैं वो भी कवर करेंगे और उससे कुछ ज़्यादा भी मैं आपको एक्स्ट्रा करवाऊंगा जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे. ठीक है ना, जो गुड मार्क्स स्कोर करने में आपकी मदद करेंगे. ठीक है ना, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले से आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए जो भी क्लास 10 में है, ताकि वो उस पर्टिकुलर वीडियो को एंजॉय कर सकें और अपने क्या कह सकते हैं जो उनकी स्मार्ट स्टडी चल रही है उस स्मार्ट स्टडी में उनको ये वीडियो हेल्प कर सके. ठीक है ना, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ध्यान देते हैं कि फेडरलिज्म क्या है. ओके, फोकस रहिएगा आप लोग यहाँ पे. सबसे पहले आपको बता दें, जो ये वर्ड, ये जो टर्म है, जो ये वर्ड है फेडरलिज्म, वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव है, डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड. ओके, दिस पर्टिकुलर टर्म इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड. दिस पर्टिकुलर टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड. ये पर्टिकुलर टर्म एक लैटिन वर्ड से क्या है, डिराइव्ड. एक लैटिन वर्ड से क्या है, डिराइव्ड. और वो लैटिन टर्म कौन सा है, फ्यूडस. फ्यूडस, सॉरी. ठीक, फ्यूडस एक लैटिन वर्ड है और उसी लैटिन वर्ड से ये क्या है, डिराइव्ड है. ठीक, मैंने यहाँ पे स्पेलिंग, एक सेकंड आप लोग ध्यान दीजिएगा. ठीक है, फ्यूडस है. ओके, हाँ, इस पर्टिकुलर लैटिन वर्ड से आपका फेडरलिज्म क्या है, डिराइव्ड है. ठीक, फ्यूडस एक ऐसा लैटिन वर्ड है जिससे आपका ये पर्टिकुलर टर्म डिराइव्ड है. फ्यूडस का मतलब क्या होता है, फ्यूडस का मतलब होता है एन एग्रीमेंट बिटवीन, एन एग्रीमेंट बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट. ठीक है, बहुत ध्यान से आप लोग इस वीडियो को सुनते रहिएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे. और ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ कि आपके सारे के सारे जितने भी डाउट्स वगैरह रहे होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड सब यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे और इस चैप्टर पूरी तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगा. ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा. सबसे पहले मैंने क्या बताया, फेडरलिज्म क्या है. ठीक है, फेडरलिज्म जो ये पर्टिकुलर टर्म है ये एक लैटिन वर्ड फ्यूडस से डिराइव्ड है. और फ्यूडस का मतलब होता है क्या, एन एग्रीमेंट. किसके बीच में, सेंट्रल अथॉरिटी के बीच में और स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में. सेंट्रल अथॉरिटी और स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसी वही आपका क्या कहलाता है, फेडरलिज्म, फ्यूडस. क्लियर. ओके, मेरी बात फिर से ध्यान सुनना, मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा. फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म एक ऐसा पर्टिकुलर वर्ड है जो लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है. कौन से लैटिन वर्ड से, फ्यूडस से. और फ्यूडस का मतलब क्या है, एन एग्रीमेंट बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड द स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स. ओके, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो. अब आगे और भी कुछ देखते हैं इसमें. ठीक, आगे और भी कुछ देखते हैं. अब आगे ये देखेंगे फेडरलिज्म है क्या. फेडरलिज्म पावर शेयरिंग का एक फॉर्म है. ठीक है, पावर शेयरिंग के कितने फॉर्म्स थे, मैंने आपको बताया था. देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. जो हमने पावर शेयरिंग जब हम कवर कर रहे थे तो मैंने बताया था देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, powers equally divided at various political parties and pressure groups, and उसके बाद फोर्थ जो आपका था, powers equally divided at all social groups, okay, of our society. ठीक, तो ये 4 फॉर्म्स हमने देखे थे. उसी में से एक फॉर्म आपका ये भी है फेडरलिज्म. कौन सा है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. पावर शेयरिंग का ये एक फॉर्म है. कौन सा फॉर्म है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर. ओके, इसमें क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट की पावर्स को डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड कर देता है. गवर्नमेंट की पावर्स को क्या कर देते हैं, गवर्नमेंट की पावर्स को डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड कर देते हैं. सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, और अगर कंट्री को रिक्वायरमेंट है, इफ रिक्वायर्ड, देन लोकल लेवल. ओके, तो ये आप लोग याद रखना, इफ रिक्वायर्ड देन लोकल लेवल. ओके, तो आप लोग इस बात को बहुत ध्यान समझना. ठीक, फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म पावर शेयरिंग का ये फॉर्म है. इट इज अ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन विच पावर्स आर डिवाइडेड एट वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट्स. सब्जेक्ट्स के बेसिस पे पावर्स को गवर्नमेंट की अलग अलग लेवल्स में डिवाइड कर दिया जाता है. सब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ पे क्या, सब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ पे डिपार्टमेंट्स की बात हो रही है. आप सबको पता है ना कितने सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे सब्जेक्ट्स के टर्म में डिनोट किया गया है. तो उसी सब्जेक्ट्स के बेसिस पे, डिपार्टमेंट के बेसिस पे पावर्स को गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स में डिवाइड कर देते हैं. और जितनी भी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं वो अपने सब्जेक्ट्स पे अपने अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं
अपने अकॉर्डिंग रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, टैक्स कलेक्ट करते हैं और अपने अकॉर्डिंग लॉ मेक करते हैं, ठीक। और ये सारी की सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशंस में मेंशन्ड है। जो फेडरलिज्म है, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया में जो फेडरलिज्म है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। फेडरलिज्म जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो नॉन अमेंडेबल हैं, ठीक। और ये बेसिक स्ट्रक्चर बनी का फेडरलिज्म 1973, 26 अप्रैल 1973 में जब केशव नंदा भारती केस आया था, तो उसी केस के रिगार्डिंग फेडरलिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया गया। और बेसिक स्ट्रक्चर ऐसी चीजें होती हैं जो नॉन अमेंडेबल होती हैं, ओके। तो आप लोग ये याद रखना, मैंने यहाँ पे क्लियरली आपको बता दिया है, मैं डिफिनेशन भी फिर से रिपीट करूंगा, लेकिन पहले आप समझो फेडरलिज्म क्या है। फेडरलिज्म मैंने आपको बताया इट इज अ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन विच पावर्स आर डिवाइडेड एट वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट। किस बेसिस पे पावर्स का डिवीजन हुआ है, सब्जेक्ट्स के बेसिस पे। सब्जेक्ट्स के बेसिस पे यहाँ पे पावर्स का डिवीजन हुआ है। और सब्जेक्ट में यहाँ पे किसे कह रहे हैं, सब्जेक्ट में बात कर रहा हूँ डिपार्टमेंट्स की, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, डिपार्टमेंट्स की। डिपार्टमेंट्स मतलब आप समझ रहे हैं, ठीक, ओके। तो आई होप ये चीजें आपको यहाँ तक क्लियर हो गई हो। और इसी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हैं। दिस पर्टिकुलर डिवीजन ऑफ पावर इज ऑल्सो नोन एज फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, ओके। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो मैंने फेडरलिज्म का बताया ये क्लियर हो गया हो। लेट मी रिपीट इट अगेन। फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म इज अ पर्टिकुलर टर्म which is derived from the Latin word feudus, which means an agreement between the central authority and the various small constituent units, okay, full stop। आगे क्या बताएंगे, it is a form of power sharing in which powers are divided at various levels of government, ठीक, on the basis of subject, and each levels of government work on their subject as per their own rules, ठीक, administration, टैक्सेशन और लेजिस्लेशन, ठीक। और फेडरलिज्म क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक, जो कि नॉन अमेंडेबल है, ठीक। ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी है। और ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स का मैंने बताया सब्जेक्ट्स के बेसिस पे, सब्जेक्ट्स के बेसिस पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर मैंने आपको बताया, ये कॉन्स्टिट्यूशन के 7th, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7th शेड्यूल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में ये सारी की सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7th शेड्यूल है, उस 7th शेड्यूल में ये पूरी की पूरी चीज़ें बताई गई हैं कि द powers on the basis of subject, the powers on the basis of subjects divided at various levels of government, okay, is prescribed in the 7th schedule of our Indian constitution, okay। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे दिया है, ठीक। अब फेडरलिज्म को हम लेकर थोड़ा सा देखेंगे बेल्जियम और आपके श्रीलंका। लास्ट चैप्टर जो पावर शेयरिंग पढ़ा था वहाँ पे हमने बेल्जियम और श्रीलंका को पढ़ा था, तो बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जांपल लेकर हम थोड़ा सा फेडरलिज्म की चीज़ों को और बेहतर तरीके से कवर करेंगे। आई होप यहाँ तक जो भी चीज़ें मैंने बताई वो आपको क्लियर हो गई हो, ठीक, और आप लोग इस पर्टिकुलर चीज़ को एंजॉय करें, ठीक। आगे चलता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा आप लोग, सबसे पहले मैं थोड़ा बेल्जियम की बात कर लेता हूँ। बेल्जियम में क्या हुआ था, बेल्जियम में दो कम्युनिटीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट हो रहे थे। किसके किसके बीच में, दक्ष कम्युनिटी के बीच में, दक्ष लैंग्वेज स्पीकर्स के बीच में और फ्रेंच लैंग्वेज स्पीकर्स के बीच में। ऐसे लोग जो दक्ष भाषा बोलते थे और ऐसे लोग जो फ्रेंच भाषा बोलते थे, उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट हो रहे थे बेल्जियम में। तो वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया था अलग अलग ऑर्गन्स में, गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स में, और एक न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बना दी गई थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक। तो वहाँ पे क्या हुआ, बेल्जियम में आपने देखा कि जो यूनिटरी स्ट्रक्चर था गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट का यूनिटरी स्ट्रक्चर था, कैसा स्ट्रक्चर था, यूनिटरी। अकोमोडेशन होने के बाद वो यूनिटरी स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो गया, फेडरल में कन्वर्ट हो गया, ठीक। ये आप लोगों को क्लियर हुआ। बेल्जियम में क्या हुआ, बेल्जियम में जो फ्रिक्शन क्रिएट हुआ था डच स्पीकर्स और फ्रेंच स्पीकर्स के बीच में, एकोमोडेशन हो जाने के बाद वो क्या हुआ, एकोमोडेशन हो जाने के बाद जो यूनिटरी स्ट्रक्चर था गवर्नमेंट का, वो यूनिटरी स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो गया था, फेडरल में। कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि बेल्जियम में पहले क्या था, केवल एक सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट थी। बेल्जियम में पहले क्या था कि केवल एक सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट थी और सारा का सारा पावर उसी सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास ही था। स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के पास, स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के पास कोई भी पावर्स नहीं थे, केवल वो जो सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट थी उसी के पास सारे पावर्स थे। किसी भी स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के पास कोई पावर नहीं थी। जितनी भी स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स थी उनको पावर और रिसोर्सेज के लिए उसी एक सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था। ये कब था बेल्जियम में, एकोमोडेशन होने से पहले। लेकिन जब एकोमोडेशन हो गया बेल्जियम में, तो एकोमोडेशन होने के बाद जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ पे पावर्स का डिवीजन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में हो गया था।
ऑर्गन्स में भी हो गया था, और एक न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बन गई थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक, तो ये बेल्जियम में हमने देखा, ये चीज़ें हमने बेल्जियम में देखी। ओके, और श्रीलंका में आपने क्या देखा? श्रीलंका में क्या देखा? श्रीलंका में क्या था? श्रीलंका में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही रही। श्रीलंका में क्या हमने देखा? श्रीलंका में हमने देखा कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, सारा पावर उसी के पास कंसंट्रेटेड था। स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को रिसोर्सेज और पावर्स के लिए इनके ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता था, उसे सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर, और वही स्ट्रक्चर वहां पे लास्ट तक चला, जिसके कारण वहां पे क्या हुआ? सिविल वार हुआ। हम सब ने देखा श्रीलंका में क्या था, सिन्हाला स्पीकर्स थे और तमिल स्पीकर्स थे। सिन्हाला स्पीकर्स ने क्या किया था? सिन्हाला स्पीकर्स ने क्या किया था कि 1956 में श्रीलंकन एक्ट को इंट्रोड्यूस करके पूरे कंट्री पे अपनी मेजोरिटी को स्टैब्लिश कर दिया, और ये साफ साफ बता दिया कि ये कंट्री हमेशा हमारे अकॉर्डिंग चलेगी, ये कंट्री हमेशा यूनिटरी स्ट्रक्चर को ही फॉलो करेगी। ठीक, और तमिल स्पीकर्स ने इसका खुल के विरोध किया। ठीक है, वह बहुत लार्ज मतलब एक लॉन्ग टाइम तक उन लोगों ने इसका अपोज किया, इसके खिलाफ रहे, लेकिन फाइनली वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। जो भी कन्फ्लिक्ट्स उनके बीच में थे वो सिविल वार में कन्वर्ट हो गया, और श्रीलंका में यूनिटरी स्ट्रक्चर आज भी है, प्रेजेंट टाइम में भी आज भी वहाँ पे क्या है? यूनिटरी स्ट्रक्चर्स है। पावर्स एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट में कंसंट्रेटेड है। जितने भी अदर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है या जितने भी स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, वो पावर्स और रिसोर्सेज के लिए उसी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे क्या है? डिपेंडेंट है। ठीक है ना? तो ये मैंने श्रीलंका और बेल्जियम दोनों की स्टोरीज आपको बता दी। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई हो। ठीक, श्रीलंका में एक बच्चे ने हमसे पूछा था कि सर क्या सर श्रीलंका में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही थी, तभी तो वहाँ पे सिविल वार हुआ था। अगर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना होती तो सिविल वार क्यों होता? अगर पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो ही जाता एट वेरियस लेवल्स, तो फिर वहाँ पे सिविल वार क्यों होता? ना होता। बेल्जियम में सिविल वार हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यूनिटरी स्ट्रक्चर से गवर्नमेंट फेडरल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गई थी अकोमोडेशन के बाद, और श्रीलंका में ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसलिए वहाँ पे एक टाइम के बाद क्या हुआ? 1976 में लिट्टे फॉर्म हुआ, और 1983 23 जुलाई 1983 वहाँ पे सिविल वार स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और जो कब तक चला था? 18 मई 2009 तक। ठीक, 25 साल 26 साल के आसपास था। ठीक है, आउटकम्स तो क्या था? कोई आउटकम्स नहीं निकला। तमिल मोस्टली तमिल स्पीकर्स या मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ तमिल स्पीकर्स आई माइग्रेट फ्रॉम श्रीलंका एंड रिसाइड इन अदर रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं। आई होप यहाँ तक जो मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बताया फेडरलिज्म के वो समझ में आ गए हैं। लेट मी रिवाइज इट अगेन। ठीक, फेडरलिज्म क्या है? Federalism is a particular term which is derived from the Latin word feudus, which means an agreement between the central government and the small constituent units. Tick. Full stop. In other words, we can say that federalism is a form of power sharing in which powers are divided at various levels of government on the basis of their subjects. Okay. And each levels of government are independent to make law on their subject, to collect revenue from there and administer these all subjects which are mentioned in their list. Okay. तो ये सब हमने देखा। ठीक, आई होप ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हो। अब हम लोग चलते हैं इस चैप्टर के आगे, और इस चैप्टर के आगे जो भी चीज़ें हैं उनको और भी बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। ठीक, अब सेकंड यहाँ पे देखेंगे। देखिए फेडरल के अपोजिट कैसे कौन सा स्ट्रक्चर है? फेडरल के अपोजिट यूनिटरी स्ट्रक्चर है, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था श्रीलंका और बेल्जियम के एग्जाम्पल को लेकर। तो यूनिटरी गवर्नमेंट क्या है, या यूनिटरी गवर्नमेंट का कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये देखेंगे। ठीक, यूनिटरी में क्या होता है? यूनिटरी में केवल एक सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। ठीक, केवल एक सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी, और सारा पावर सारा रिसोर्स इसी सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास होगा। और अगर स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होंगी भी, तो वो पावर्स और रिसोर्सेज के लिए इसी लेवल ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर क्या होगी? डिपेंडेंट होगी, इंडिपेंडेंट नहीं। पावर्स और रिसोर्सेज के लिए वो स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। और फेडरल में हमने क्या देखा कि सेंट्रल और स्टेट सब में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है सब्जेक्ट्स के बेसिस पे, और सारे के सारे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट्स होते हैं अपने सब्जेक्ट्स में, अपने अकॉर्डिंग लॉ मेक करने पे, टैक्स कलेक्ट करने पे और एडमिनिस्ट्रेट करने पे। ठीक, ये मैंने आपको क्लियरली बता दिया। तो कोई अगर आपसे पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो आप बता दो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या यूनिटरी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल द पावर्स आर कंसंट्रेटेड इन अ सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एंड दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट रूल इंटायर दी कंट्री। ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट पूरे कंट्री पे क्या करती है? ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट पूरे कंट्री पे वर्क करती है अपने अकॉर्डिंग। ठीक, और आप ये कह सकते हो कि अगर यहाँ पे स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है भी यूनिटरी गवर्नमेंट में, तो उनके पास कोई इंडिपेंडेंट पावर नहीं है, पावर्स और रिसोर्सेज के लिए वो इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, तो ये आप लोग याद रखना है। और आज के प्रेजेंट टाइम में यूनिटरी गवर्नमेंट यूनिटरी स्ट्रक्चर को कौन कौन फॉलो कर रहा है? गवर्नमेंट के यूनिटरी स्ट्रक्चर को फॉलो करने वाली बहुत सारी कंट्रियां हैं, दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने आस ही पास हैं। आपका बांग्लादेश है, ठीक, इसके बाद आपका अफगानिस्तान है,
इसके बाद आपका जापान भी है, चाइना भी है, फिलीपींस भी है, अजरबैजान अजरबैजान भी है, आर्मानिया भी है, अल्बानिया भी है, फिलीपींस भी है। ठीक, काफ़ी कंट्रियां हैं जहां पर यूनिटरी स्ट्रक्चर आज भी फॉलो होते हैं। ठीक, तो मैंने ये आपको एग्जांपल बता दिया। एक बार फिर से मैं अगर डिफ्रेंशिएशन पूछा जाएगा कि यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल क्या है, यूनिटरी और फेडरल में अगर पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे? आप बता दोगे कि यूनिटरी में क्या होता है कि सारी पावर्स एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट में कंसंट्रेटेड होती हैं और वही लेवल ऑफ गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग पूरे कंट्री को चलाती है। ठीक, और यूनिटरी में जितने भी स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होते हैं वो उसी लेवल ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं रिसोर्सेज के लिए और पावर्स के लिए। ठीक, अब लेकिन फेडरल में क्या होता है, फेडरल में पावर्स को डिवाइड कर दिया जाता है सेंट्रल, स्टेट और भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स के बीच में सब्जेक्ट के बेसिस पे। और यहाँ पर जितने भी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं वो दूसरे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को सबऑर्डिनेट नहीं करते हैं। इंडिपेंडेंटली वो लोग अपने सब्जेक्ट्स पे अपने अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क हो, चाहे टैक्स कलेक्ट करने का वर्क हो, चाहे लॉ मेक करने का वर्क हो। ओके, आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई हो, मुझे और कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। एक डाटा आया था, आप लोग को बता दें, 2002 में 2002 में एक डाटा आया था, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का। और उस समय यूनाइटेड नेशन में 193 कंट्रीज मेंबर थी। कितनी कंट्रीज मेंबर थी? 193। 2002 में यूनाइटेड नेशन ने एक डाटा रिलीज़ किया था। उस समय 193 कंट्रियाँ यूएन की क्या थी, मेंबर थी। और इस 193 कंट्रीज में केवल 25 कंट्री ऐसी थी जो फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करती थी। कितनी कंट्रियाँ? 25 कंट्रियाँ ऐसी थी जो केवल फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करती थी। ये 2002 का डाटा था, एनसीईआरटी में भी दिया गया है। ठीक, प्रेजेंट टाइम में चीज़ें बदल गई हैं, आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक, तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई हो। ठीक, और टाइम देखिएगा। ठीक, आई होप यहाँ तक जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं सारे के सारे चीज़ें आपके दिमाग में बैठ गई हो बेहतर तरीके से। ठीक, ओके।